चलिए, स्वागत है आपका इस विज्ञान चिकित्सा में। इस कक्षा के तहत हम सभी रोगों का इलाज करते हैं और हर रोग का इलाज बड़े आसानी से हो सकता है। इतना आसान हो सकता है जैसे आग को बुझाने के लिए पानी का काम करता है। उसी प्रकार हमारी इस गो विज्ञान चिकित्सा के अंदर जो भी व्यक्ति सीखता है वो एक बार नहीं कई बार सीखने का प्रयास भी करता है और धीरे धीरे उनकी दिनचर्या में ये वस्तु आ जाती है। क्योंकि हम सभी जान रहे हैं प्रकृति प्रारब्ध होने के कारण और सभी की उम्र बढ़ रही है, सभी का मौसम भी बदलता रहता है, कई सारी गणित है और कई सारे प्रश्न खड़े होते हैं और प्रश्न खड़े होना जायज है। लेकिन प्रश्न चाहे कितने भी हो, किसी भी प्रकार के हो, आज गणित भी 2+2 का मतलब 4 ही समझता है, 2+2 का मतलब 6 नहीं समझता। चाहे बीएड करा हुआ, चाहे डॉक्टरेट करा हुआ है, चाहे अनपढ़ है, तो भी 2 और 2 4 ही गिनता है। ऐसा कोई व्यक्ति है जो 2 और 2 6 गिनता है या 2 और 2 12 गिन लेता है? ऐसा कोई नहीं है ना। कारण सिर्फ इतना सा है कि भाई हम जो है एक ऐसी व्यवस्था में जुड़े हुए हैं जो जिस व्यवस्था का नाम ऑटोमेशन है। और ये ऑटोमेशन व्यवस्था हमें ही नहीं जोड़ रखी, बल्कि ब्रह्मांड की सारी विषय वस्तु को जोड़ के रखा हुआ है। और ये सारी विषय वस्तु को जोड़ के रखने के साथ साथ उन्हें नियम बताया हुआ है कि भाई इस प्रकार से चलोगे तो किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी नहीं आएगी, अन्यथा परेशानी आपके पल पल में खड़ी है। अगर इस गो विज्ञान की हम बात करें तो परेशानी खड़ी है जन्मना पे। जन्म के आधार पर रोग, जन्म के आधार पर रोग की अगर बात करें तो मेरे माता पिता को किसी प्रकार का रोग था और मेरा जन्म वहां उसी पीढ़ी में होना था, उसी माता के गर्भाशय में रहना था, उसी पिताजी की छत्र छाया में रहना था, तो संभवतया वो बीमारी मुझे येन केन प्रकारेण आने वाली है। हो सकता है उसके लक्षण मुझे किसी अलग उम्र में मिले, हो सकता है उसके लक्षण मुझे जन्म के दिन ही मिल जाए, लेकिन ये हमारे हाथ में नहीं है। ये प्रकृति प्रारब्ध में गिने जाते हैं कि भाई ये तो जन्म ना है। दूसरा आएगा हमारा कर्मना, कर्म के आधार पर, यानी कि हमें जो विषय वस्तु पसंद नहीं है, हमें जो चीज पसंद नहीं है, हम जिसको पसंद नहीं करते हैं लेकिन हमारी मजबूरी है वो चीज करना है और उसे हम कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं हम बीमार होंगे। इसके अलावा हम कर्म करते समय किसी मौसम का ध्यान नहीं रखेंगे, किसी उम्र का ध्यान नहीं रखेंगे, किसी व्यवस्था का ध्यान नहीं रखेंगे, बड़े छोटों का ध्यान नहीं रखेंगे, तो भी हमें परेशानी आने वाली है। जैसे कि बोलते समय हमने बड़ों के सामने कुछ अनुचित शब्द का उच्चारण कर लिया, जबकि हमारे मन में किसी भी प्रकार का कोई भी द्वेष नहीं था उस व्यक्ति के मन में साथ में, लेकिन हमने कुछ शब्द जो है उच्चारण गलती से हो गया तो सीधा सा हमें फटका लगेगा, सीधी सी हमें फटकार लगेगी, हो सकता है वो चांटा भी हो। अगर हम इस प्रकार के व्यथा में फंस जाते हैं तो हमें उस समय का, उस मौसम का, उस उम्र का भी अंदाजा होना चाहिए। जो अंदाजा नहीं होता है तो हमें इस प्रकार की परेशानी को उठाना पड़ता है। हर मौसम के अलग अलग गुण धर्म है, हर मौसम के आधार पर हमें चलना होता है। अगर हम हर मौसम के अनुसार नहीं चलते या उसके विपरीत चलेंगे तो भी हमें बीमारी आएगी, मतलब आएगी, उसे कोई नहीं रोक सकता। इसके अलावा विरुद्ध मौसम में, किसी अलग मौसम में कुछ अलग भोजन व्यंजन बनाना, अलग व्यंजन लेना, अलग कपड़े पहनना, अलग तरह का संवाद करना, जिस प्रकार से
महिलाओं में होली के फाल्गुन के गीत अलग होते हैं, दीपावली के गीत अलग होते हैं, रक्षाबंधन के गीत अलग होते हैं, तीज त्योहार के हर अलग अलग गीत होते हैं। साथ ही शादी के गीत अलग होते हैं, विदाई के गीत अलग होते हैं, जब कुंवर शादी के लिए आता है तो गीत अलग होते हैं। इस प्रकार के अलग अलग गीत उन्हें संतुलित करने की व्यवस्था है, ना कि उसे बिगाड़ने की। इन व्यवस्थाओं को हम भूल चुके हैं, इन व्यवस्थाओं को हम खो चुके हैं। वापिस पुनः अगर हमें पूरी जिंदगी भर या हमारी आने वाली पीढ़ियों को स्वस्थ रहना है तो गो विज्ञान की शरण में या इसके जैसे अध्यात्म वाले विषयों के ऊपर हमें आना पड़ेगा, हमें लौटना पड़ेगा। अन्यथा हमें किसी भी प्रकार की कोई भी पद्धति ठीक नहीं कर सकती। जैसा कि कुछ दिन पहले हमें सुनने को आया कि भाई अनंत अंबानी का लड़का जो भी किसी न किसी बड़ी बीमारी से ग्रसित है। क्यों ग्रसित है? उसके पास तो सारी सुविधाएं हैं, सारे कुछ हैं, यानी कि मेडिकल उसके घर का, हॉस्पिटल उसके घर का, यूनिवर्सिटी डॉक्टर की उसके घर की, प्राइवेट डॉक्टर उसके पास खुद के पास उपलब्ध हैं। फिर भी स्थिति यह है वो एक भयानक बीमारी से ग्रसित है। और वो ही नहीं, वो तो सिर्फ हमें नाम ले रहे हैं, बाकी राष्ट्र में, भारत के अंदर या विश्व की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा भारत के अंदर बीमारियों से ग्रसित जूझ रहे हैं। कारण सिर्फ इतना सा है कि हम देखा देखी कर रहे हैं और जो अनुचित वस्तुएं हैं उनका सेवन कर रहे हैं, अनुचित लक्षण का हम प्रयोग कर रहे हैं। होली के समय में हम दिवाली मना रहे हैं, दिवाली के समय में हम रक्षाबंधन मना रहे हैं और ऊपर से कहते हैं हमारी जेब में पैसा है तो दिवाली ही दिवाली है, अन्यथा हम दिवाली ही दिवाली हैं। ऐसा सुनने को आता है जब प्रोफेशन बात करता है, जब पढ़ा लिखा कोई भी व्यक्ति बात करता है। आइए हम बात करते हैं जैसे कि इसी प्रकार के हमारे पास कई सारे प्रश्न उठते हैं। कोई कहता है मुझे तीखा पसंद है, कोई कहता है मुझे मीठा पसंद है, कोई कहता है मुझे नमकीन पसंद है। एक ही रसोई में बनने वाला भोजन, एक ही रसोई में एक ही माँ के हाथ का खाने वाला भोजन खाने वाला बच्चा, वो अलग अलग स्वभाव से, अलग अलग गुण धर्म से परिपक्व होता है और आगे चल करके वो किसी न किसी अलग व्यवस्था को ढूंढता रहता है। आयुर्वेद कहता है कि वात, पित्त और कफ ये तीनों बीमारी हैं और ये तीनों बीमारी हैं तो इनके लक्षण भी अलग अलग हो सकते हैं। लेकिन यहाँ आयुर्वेद एक चीज और भी कहता है। आयुर्वेद ये कहता है कि 18,000 औषधियां हैं जिसे सेवन करना पड़ेगा और पथ्य और अपथ्य का ध्यान रखना पड़ेगा। तथा जिस व्यक्ति को कहा जाए कि मीठा नहीं खाना, तीखा नहीं खाना, नमकीन नहीं खाना, क्यों नहीं खाना ये पता नहीं, लेकिन नहीं खाना। अधिकांश आयुर्वेदाचार्य किसी भी बीमारी को लेकर के खटाई के लिए साफ साफ मना कर देते हैं, तीखे के लिए साफ साफ मना कर देते हैं। इस प्रकार की बातें सुनने को आती है। अब चरक संहिता और सुश्रुत संहिता को कोई पढ़ना नहीं चाहता, सिर्फ उसके आधार पे उसका नाम लेकर के सब औषधियां बताना चाहते हैं, सब घरेलू नुस्खे बताना चाहते हैं, सब घरेलू नुस्खे से ठीक होना चाहते हैं। लेकिन वो पथ्य और अपथ्य का ध्यान नहीं रखना चाहते हैं, वो अपनी उम्र का ध्यान नहीं रखना चाहते हैं, वो अपने मौसम का ध्यान नहीं रखना चाहते हैं। अगर आपने घरेलू नुस्खे भी अपनाए और पथ्य और अपथ्य का ध्यान नहीं रखा तो भी आपको निवारण नहीं के बरोबर मिलेगा। साथ ही उम्र का ध्यान नहीं रखा तो भी निवारण नहीं मिलता। रही बात आयुर्वेद की 18,000 औषधियों की, तो 18,000 औषधियां तो छोड़ो, 180 औषधि का नाम आज याद रहना भारी हो गया। लेकिन कुछ कंपनियों वालों ने अपने नाम बना करके दे दिए हैं ताकि वो आयुर्वेदाचार्य, वो डॉक्टर एलोपैथी के डॉक्टर के अनुसार ही प्रोफेशन दिखे, उसी के जैसा सूट बूट पहन के रहे, उसी के जैसा ऑफिस और हॉस्पिटल लेकर के रहे। साथ में वो भी किसी न किसी कंपनी का दवाई का नाम लिखे, भले वो ऑर्गेनिक नाम लिखे, भले वो आयुर्वेदिक नाम लिखे, लेकिन किसी न किसी कंपनी का नाम लिखे
ताकि उसे भी एलोपैथी डॉक्टर की तरह, या जो वर्तमान में जो हॉस्पिटलों की स्थिति चल रही है कि 100 रुपए की दवाई है और 25,000 रुपए का बिल, 100 रुपए की दवाई है 10,000 का बिल, 100 रुपए की दवाई है और 1,000 रुपए का बिल, इस प्रकार की स्थिति वहां चल रही है। तो ये भी क्यों पीछे रहे, ये भी कर रहे हैं, कम से कम नहीं, ज्यादा से ज्यादा नहीं है तो भी 20%, 25%, 50% जितना कर पाए उतना करें, क्योंकि आयुर्वेद में लोग जुड़ना तो चाहते हैं लेकिन उन्हें अर्निंग नहीं होती। रही बात 18,000 औषधियों की, अगर औषधियों में से अधिकांश औषधि का पता भी चल जाए या अधिकांश औषधियों के बारे में नाम भी पता चल जाए तो ढूंढे कैसे, मिलेगी कहाँ, और कहाँ की औषधि, कहाँ की जड़, कहाँ का तत्व हमारे शरीर के उपयोग के लिए है, ये नहीं पता। अगर ये नहीं पता है तो फिर क्या होगा, स्थिति ये हो जाएगी, इसमें वापस पुनः पुनरावृत्ति के आधार पर व्यापार हो जाएगा। जैसे कि मैंने एक औषधालय खोल दिया, मैंने एक बगीचा लगा लिया जिसमें कई सारे औषधियों के पेड़ लगा दिए, क्या वो सक्सेस हो पाएंगे या नहीं, इसके ऊपर अगर चर्चा हम करें तो चर्चा में सीधा सा विषय बनता है कि कश्मीर का क्लाइमेट अलग है तो कश्मीर में अलग तरह की औषधि उत्पादन होती है, राजस्थान, महाराष्ट्र और गुजरात का, मध्य प्रदेश का तापमान अलग है तो यहां पर अलग तरह की औषधि उत्पादन होगी। दक्षिण भारत की बात करें तो वहां पर अलग होगा, गोवा की बात करें तो वहां पर अलग होगा। इस प्रकार अलग अलग जगह पर अलग अलग औषधियां स्वतः निर्मित होती है प्रकृति के आधार पर। दूसरी इसके अंदर एक विशेष बात होती है जो यह है कि प्रकृति समझदार है, प्रकृति जानती है, प्रकृति को सब कुछ पता है कि यहाँ पर इस प्रकार का रोग ज्यादा होगा, उसी प्रकार की औषधि वहां पर विद्यमान है। अगर जहां पर रोग ज्यादा है, जिस प्रकार के रोग ज्यादा है और वहीं पर वो औषधि विद्यमान है, तो आप मान लीजिए किराया भाड़ा, ट्रांसपोर्टेशन और पैकिंग के चार्ज नहीं लगेंगे, किराया नहीं लगेगा, ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा, पैकिंग के चार्ज नहीं लगेंगे, और रास्ते में जो खर्च होने वाला समय है वो भी नहीं मिल लगेगा। अगर इतनी सारी चीज की जानकारी हमें हो जाए, इतनी सारी बचत हो जाए, तो रोगी हमारे सामने होगा और दवाई हमारे से 20 कदम आगे पीछे होगी। सिर्फ इतना सा फासला है, रोग और रोगी, रोग और बीमारी, रोग और उसकी औषधि के भीतर केवल 20 कदम का फासला है। अगर कोई भी ग्रामीण इलाके में रहता है, मान लीजिए ज्यादा कहा जाए 200 मीटर, 2000 मीटर का फासला है, 2000 मीटर के आगे उसको कहीं पर भी भटकने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन हम कैसे समझें, क्या हमें पता चलेगा किस बीमारी की जड़ क्या है और इस बीमारी का निवारण क्या है, क्योंकि आयुर्वेद में सूत्र बता रखे हैं और सूत्र किसी के पल्ले पड़ने वाले में से नहीं है, और उन सूत्रों को मान लीजिए समझ भी गए तो नाम इतने अनोखे अनोखे हैं वो हमें पता नहीं चलेगा। नाम भी हमें पता चल जाएगा तो जो झाड़ है, जो औषधि है, गुणधर्म वाली औषधि है, उसको हम कैसे पहचानेंगे। मान लीजिए उसको पहचान भी लिया तो उसको उपयोग कैसे और कब क्यों कैसे करना, किसके लिए पथ्य है और किसके लिए अपथ्य है, इतनी सारी विडंबनाएं हमारे साथ में चलती है। लेकिन एलोपैथी के अंदर बहुत सारी दवाइयां हैं, और छोटे से छोटा व्यक्ति भी अगर पेन किलर खा लेता है, किसी भी प्रकार की जहरीली दवा का उपयोग कर लेता है, तो उसे तत्काल एक अनुभव होता है। उस अनुभव के आधार पर वो सिर्फ इतना जानता है, मुझे अभी आराम मिल गया। जैसे कि कृषक कृषि करने के लिए जा रहा है, खेत में जाना है और उसका सर दर्द हो रहा है या कमर दर्द हो रहा है, किसी प्रकार की व्याधि, किसी प्रकार की बीमारी उसके अंदर उत्पन्न है, या कोई काम करने के लिए जा रहा है, तो वो सीधा सीधा एक टेबलेट 200 mg से लगा करके 500 mg तक की ले लेता है, और वो 500 mg की टेबलेट उसे 6 घंटे तक रिचार्ज रखती है, 6 घंटे तक उसे अनुभव नहीं होने देती है कि तुम्हारे शरीर के अंदर कोई न कोई बीमारी है।
अगर वो अनुभव नहीं होने देती है और वो इस प्रकार का वातावरण उसके अंदर स्थित बैठ जाता है, इससे ये लगता है कि उसने कहीं न कहीं एक प्रकार का नशा कर लिया है। नशे से ये साबित होता है कि उसे कुछ भी पता नहीं, वो गुमराह हो जाता है और उस नशे के अंदर वो पूरे दिन काम कर लेता है। दूसरे दिन पुनः ऐसा करता है, तीसरे दिन पुनः ऐसा करता है। जब व्यक्ति लगातार इस प्रकार की हरकतें, इस प्रकार की चीजें करता रहता है, तो उसे संभवतया किसी न किसी बीमारी से ग्रसित होना स्वाभाविक है। और इसी प्रकार से वो बड़ी-बड़ी बीमारियां ला रहा है। जैसा कि हमने आयुर्वेद के अनुसार वात, पित्त और कफ जो तीनों बीमारियां हैं, वो त्रिदोष है। ये त्रिदोष जो है, पृथ्वी और जल के विघटन से कफ पैदा होता है, जल और अग्नि से पित्त पैदा होता है, वायु और आकाश से वात प्रकट होता है। यानी कि वात की जो बीमारी है, वो वायु और आकाश के लक्षणों से लेकर के होती है। पित्त की जो बीमारी है, अग्नि और जल बिगड़ने से होती है। कफ की जो बीमारी है, जल और पृथ्वी बिगड़ने से होती है। अगर ये बीमारियां इनके बिगड़ने से होती हैं, तो इनका निवारण भी यही होगा। हम जिस प्रकार से प्रश्नावली में खड़े होते हैं, तो पथ्य और अपथ्य का ध्यान रखना हमारे लिए बहुत ही जरूरी होता है। अगर हम इसका ध्यान नहीं रख पाते हैं, किसी भी कारण से इसे हम छोड़ देते हैं या इसे पूरी तरह से उपयोग नहीं कर पाते हैं, तो होगा क्या? वही होगा, एक बीमारी जाएगी नहीं और दूसरी बीमारी आ जाएगी। दूसरा, हमारे यहाँ आयुर्वेदाचार्य कई लोग कहते हैं कि इसका तो 3 महीने बाद परिणाम, इसका तो 6 महीने बाद परिणाम, इसका तो 9 महीने बाद परिणाम है, ऐसा हमने सुनने में आया। दूसरा, कई एलोपैथी वाले भी कहते हैं अभी तो ऑपरेशन हुआ, 4 महीने आराम करना पड़ेगा, 6 महीने आराम करना पड़ेगा, तब जा करके ये रिपेयर होगा। और उतने दिन तक आपको गोलियां लेनी पड़ेगी, उतने दिन तक आपको दवाई लेनी पड़ेगी। अब पता चले ना चले, ठीक हो ना हो, लेकिन 6 महीने, 3 महीने, 9 महीने अगर निकल जाते हैं आपके, तो आगे आप सहज पूर्वक उस बीमारी के साथ में जीना सीख जाते हैं। और उस बीमारी के साथ में जीना ही नहीं, उस बीमारी को लेकर के मरना तक सीख जाते हैं। और बड़ी आसानी से उस व्यक्ति को अंतिम क्रिया तक वो गोलियां, टेबलेट, दवाई लेके चली जाती है, उसे पता ही नहीं चलने देती, सहज हो जाता है। जिस प्रकार की हमें किसी प्रकार की परेशानी है, हमें कुछ कठिनाइयाँ आती हैं, कठिनाइयों का सामना करने के लिए हमें बल लगाना पड़ता है, हमें बुद्धि लगानी पड़ती, हमें किसी न किसी प्रकार की सहायता लेनी पड़ती। अगर ये हम चीज़ करते रहते हैं और हम निरंतर ये चीज़ को करते रहेंगे, तो हमारा जीवन जो है, हमारा शरीर जो है, उसके आदी हो जाएगा, उसके प्रति अनुकूल हो जाएगा। जब अनुकूल हो जाता है, तो 6 महीने बाद डॉक्टर के द्वारा बताई गई औषधि से चाहे हम ठीक हो या ना हो, लेकिन हम डॉक्टर को क्या कह देते हैं? हाँ, हम अब तो ठीक लग रहा है। कारण सिर्फ इतना सा है, वहां तक पहुंचते पहुंचते हम उसमें सहज अवस्था में आ गए। अगर हम सहज अवस्था में आ जाते हैं, तो स्थिति बदलने का नाम नहीं लेती। और फिर मान लो स्थिति बदलने का नाम ले, तो वो हमें पसंद नहीं होता। इसी प्रकार हमने अपने शरीर की व्याख्या के अनुसार, आपने शायद सभी मित्रों ने देखा होगा कि भाई हम जो है शरीर की जो गणना करते हैं, वो 17 मिनरल और विटामिन, कैल्शियम, प्रोटीन, प्रोटीन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, इन सभी तत्वों से, इन सभी ऑर्गन से, इन सभी घटकों से हमारा शरीर बना है। कुछ आयुर्वेद के अनुसार हम देखें तो रक्त, अस्थि, मज्जा, वीर्य, इनसे हमारा शरीर बना है। ये साइंस की बातें हैं, सारी आप जानते हैं। और इन बातों के अनुसार अगर हम इनके मैन्युफैक्चर की तरफ चले, इनके अगर मैन्युफैक्चर की तरफ चलेंगे, तो ये मैन्युफैक्चर होता कहाँ, होता कैसे? तो एक सूत्र
हमें याद आता है, क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित अति अधम शरीरा। ये सूत्र जो है हमें पूरा पूरा एक साधारण भाषा में बताया गया, इसके लिए इजी याद हो जाता है। इसी के साथ में यही सारे सूत्र हमारे वेदों में प्राचीन काल से चले आ रहे हैं कि हम जो है मूलभूत तत्वों के आधार पे, यानी कि जब सृष्टि निर्माण हो रही थी, जब सृष्टि का निर्माण चल रहा था, उसमें मूल तत्व जो है, उस मूल तत्वों से हम उत्पन्न हुए। जो हम सोच रहे हैं ना, पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश, वायु से हम उत्पन्न हुए हैं, तो इनके अंदर भी सूक्ष्म घटक है, वो उसे कहा जाता है मूलभूत। इनको बनाने के लिए भी अंदर कुछ मूल कड़ियां हैं, उससे हम बने हुए हैं। लेकिन आज और आने वाली इन कक्षाओं में हम इन 5 ऊर्जाओं के बारे में जानेंगे, इन 5 तत्वों के बारे में जानेंगे, जो है पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश। हो गए पांचों का एक कम है। आकाश, वायु, अग्नि, पृथ्वी, जल। इन पांचों से जैसे हम जुड़ते हैं और इन पांचों की क्रियाओं को हम देखते हैं, इन पांचों को हम देखते हैं और देखते ही नहीं, साक्षात करते हैं, इसका परीक्षण करते हैं। ये नहीं होगा तो क्या होगा, ये होगा तो क्या होगा, इसे व्यक्तिगत तौर पे अनुभव भी करते हैं। और अनुभव करने के साथ साथ में इनकी कमी से हमें क्या नुकसान है और इनका एक्सिस से हमें क्या नुकसान है, इन दोनों चीजों को देखते हैं। हमें तराजू लेकर के बैठना होगा, बुद्धि से काम लेना होगा, मेरे द्वारा बताई गई सारी चीजें सत्य है या नहीं, इसका परीक्षण करने के लिए, इसकी जांच पड़ताल करने के लिए आप पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। क्योंकि हर शब्द के दो पहलू होते हैं, दो पहलू अगर लेवल से चले जाते हैं या व्यवस्थित ढंग से चले जाते हैं तो हम निरोगीता की ओर बढ़ते हैं, अन्यथा हम रोगी होते जाएंगे। और इतना ही नहीं, रोग का कारण भी यही है तो रोग का निवारण भी यही है। आइए हम समझने का प्रयास करते हैं, रोग का कारण और रोग का निवारण कैसे होगा। आवाज मिल रही है मेरी? आपको पूरा अधिकार है उस चीज को लेकर के कि भाई आप उसे अपनी तरफ से, अपनी बुद्धि से, अपने ज्ञान से, अपने आप उसका परीक्षण कर सकते हैं। इतनी सहज और सरलता पूर्वक हम बताने का प्रयास करेंगे। इसी के साथ साथ आपको इन कक्षाओं में 24 घंटे का काल चक्र, 24 घंटे के अंदर होने वाली गतिविधियां, 24 घंटे के अंदर होने वाले परिवर्तन के बारे में बताएंगे। इन 24 घंटों में क्या परिवर्तन होता है, इसके साथ साथ बताया जाएगा 12 महीने की उन घड़ी के बारे में, जिन घड़ी के बारे में आप जानते तो हैं लेकिन पूरी तरह से नहीं पहचानते। साथ ही हम रोगी से बात करते हैं तब ही हमें लगता है ये किसमें रोग है और इसे किसमें फायदा है। हर व्यक्ति के दो लक्षण होंगे, इसी प्रकार हर रोग के भी दो लक्षण होंगे। और एक लक्षण ऐसा होगा जो उसे निरोगीता की ओर ले जाता है, यह दर्शाता है कि तुझे इसमें आराम है, चाहे कितना भी भयानक रोग क्यों ना हो।